हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास करनी है, मेरा कोचिंग बीटा में है JSR क्लासेस से, उसमें आके आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन ही पढ़ें। लेकिन जिनको लगता है कि हम बीटा के आसपास हैं तो वो JSR में आ सकते हैं। ये मेरा कोचिंग किडजी स्कूल के बगल में है, आप आइएगा, वहाँ मेरा कोचिंग मिल जाएगा आपको। मेरा मोबाइल नंबर है 97 98 94 90 और 42। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर हमको कॉल भी कर सकते हैं। इस पर कॉल कर सकते हैं। और YouTube पर मेरा चैनल का नाम है स्टडी प्लान 145, मेरा चैनल का नाम है। और क्लास का नाम है JSR क्लासेस बाय DK चौरसिया। क्लियर। चलिए आज हम आसिलेशन की बात करेंगे कि रियल में आसिलेशन होता क्या है, आसिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, सभी का डिस्कशन करेंगे हम। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आप आज आसिलेशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आसिलेशन होता क्या है। त्वरण जिसको बोलते हैं त्वरण, तो समय के सापेक्ष किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, परिवर्तन को क्या कहते हैं, उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यानी ये जब भी बातें हो रही है ये समय के सापेक्ष होती है। और किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु अपना वेग क्या कर रही है, चेंज कर रही है, समय तो बढ़ ही रहा है ना, उस समय में वस्तु अपना वेग को चेंज कर रही है, वेग में परिवर्तन कर रही है, तो आप सोचना कि वहां पर क्या आ रहा है, त्वरण आ रहा है। वहां पर क्या आएगा, त्वरण आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि यहां पर त्वरण की जो कंसेप्ट है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीज को हम लोग जानेंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं त्वरण। तो त्वरण जो होता है वो रियल में है क्या, त्वरण। तो मैं बोल रहा हूं समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन को वस्तु का त्वरण कहा जाता है। वस्तु का त्वरण कहा जाता है। तो अब यह बात होता है कि यहां पर समय के सापेक्ष किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम स्मॉल a द्वारा सूचित करते हैं। त्वरण को स्मॉल a द्वारा सूचित करते हैं। देखो ओके, अथी करो तो आवाज आ रहा है, गाना बज रहा है। लगा तो बढ़िया से लगा, हवा आ रहा है। तो त्वरण को स्मॉल a द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर इसे स्मॉल a द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। आपने 9th क्लास में पढ़ रहा होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि त्वरण जो होती है इसका मात्रक मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर क्या होती है? इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये कैसा मात्रक? ए साई मात्रक, इसका ए साई मात्रक, ए साई मात्रक मीटर पर सेकेंड होती है। इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसकी बीमा m के पावर 0 L और t के पावर -2 होती है। तो यहां पर हम बात करते हैं, बीमा भी हमको पता चल गया, इसका का सीरीज सिस्टम भी पता चल गया, और क्या ये सही मात्रा के ये भी पता चल गया। तो यहां से हम समझते हैं कि बीमा भी मिलेगा। दूसरी बात, ये आपका एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि। अब बात करते हैं कि भाई यहां पर बात किया है कि परिवर्तन, लेकिन कैसा परिवर्तन? वेग में परिवर्तन। यानी अगर हम बात करते हैं तो त्वरण बराबर लिख सकते हैं, यहीं पर लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं त्वरण बराबर क्या होगा? त्वरण ए इक्वल टू वस्तु का अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा क्या होगा? लगा समय। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां त्वरण समझने के लिए सबसे पहले हमको विस्थापन समझना। क्या होगा? विस्थापन। आपने पढ़ा होगा विस्थापन किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन, यानी इनिशियल टू फाइनल में होती है, वो विस्थापन कहलाती है। और ये विस्थापन जो क्या होता है? जब विस्थापन की हम बात करें तो विस्थापन का से इसका नया पैटर्न आता है क्या? ये कहता है वेग। और वेग से हमको क्या मिलता है? त्वरण मिलता है। ध्यान रहे, तो आपका ये भी सदिश राशि है, और ये भी क्या सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कि भाई यहां समझना है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, तो वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, और समय है ना, तो फिर समय से क्या होगा? नीचे में गुणा होगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप समझो मीटर बाई सेकेंड, फिर इंटू क्या से लगा समय ना, ये क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहां से पता चल गया कि अब समझना कि ए भी हमारा सदिश राशि है, ए भी मेरा सदिश राशि है। यानी ये इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है। क्या? इनिशियल यानी क्या? प्रारंभिक से अंतिम बिंदु पर क्या करता है? निर्भर करता है। एक बात हम और समझ लेंगे कि यहां पर जो विस्थापन की जब हम बात करेंगे, वेग की बात करें, त्वरण की बात करेंगे, तो यहां से हर पैरामीटर आपको क्लियर देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं पहले हम। अब यहां समझना है कि कोई भी वस्तु होती है, किसी वस्तु के पास क्या? दो तरह की गति हो सकती है, एक तो समान गति और दूसरा क्या? असमान गति। जब गति ऐसी होगी, इसका मतलब उसके पास समान वेग और असमान वेग होगा। इन समान और असमान में बहुत ज्यादा अंतर आते हैं, और इस अंतर को हम यहां आसानी समझेंगे। इससे पहले भी वीडियो में मैंने इस चीज को समझा चुका हूं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर अगर त्वरण की बात की जाए, तो त्वरण जो होती है ना, ये त्वरण में दो बातें होती है। यानी त्वरण जो होता है गति के आधार पर देखी जाती है, क्योंकि भाई गति आएगा तो वेग तो आएगा ना। तो एक होता है समान गति। क्या होता है? समान गति की हम बात करते हैं। और दूसरा क्या होता है? असमान गति की बात करते हैं। असमान गति। तो जब गति आएगा तो यहां पर देखना, समान गति मतलब क्या? समान वेग होगा। जब यहां असमान गति है तो क्या होगा? असमान वेग होगा।
असमान वेग होगा। अब देखना है कि समान वेग किसको कहते हैं और असमान वेग किसको कहते हैं। ये तो पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था, लेकिन मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने लाइफ में कभी कभी बाइक चलाते हैं, तो बाइक जब हम चलाते हैं तो उसका वेग क्या, अगर 1 सेकेंड में अगर 10 मीटर पर सेकेंड से चल, 1 सेकेंड में क्या 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो उसका वेग है। फिर दूसरे सेकेंड में क्या 10 मीटर पर सेकेंड से उसका वेग है। तीसरे में क्या वही वेग है। चौथे में क्या वही वेग है। पांचवें में क्या वही वेग है। इसका मतलब 10 10 10 10। आप देख रहे हैं कि समय तो बीतते जा रहा है, लेकिन इसका वेग नहीं बदल रहा है। यानी अगर वेग नहीं बदल रहा है तो इसका वेग क्या है, नियत है, यानी कांस्टेंट है, वेग नहीं बदल रहे हैं। तो अगर किसी वस्तु का वेग नियत है, इसका मतलब है कि वेग में परिवर्तन भी क्या होगा, नियत होना चाहिए क्या, नहीं। यहां वेग में परिवर्तन का हर जगह, हर दोनों का अंतर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी वेग में परिवर्तन 0 मिलेगा। वेग नियत है तो वेग में परिवर्तन क्या है, 0 है। और वहां पर जब वेग 0 है, वेग में परिवर्तन 0 है, तो उसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा। कैसे, जरा समझिए। हम हर चीज को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। हम मान लेते हैं कि पहले स्थिति हम बनाते हैं समान गति में, समान वेग की स्थिति में या समान गति की स्थिति में। एग्जाम्पल समझते हैं यहां पर। यहां पर आप देखोगे इस बात को समझिए, ये आपका वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या है, टाइम है, ठीक, समय। अगर मेरे पास बाइक है, मेरा बाइक है, तो मैं ही चलाऊंगा भाई। तो मैंने अपने बाइक को क्या किया कि 10 मीटर पर सेकेंड के 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलाया, और उसको चलाने में पहला कितना सेकेंड लगा भाई, 1 सेकेंड मान लेते हैं, 1 सेकेंड मान लेते हैं। 1 सेकेंड तो हम कहेंगे नहीं, 1 मिनट मान सकते हैं, लेकिन 1 सेकेंड कहते हैं। दूसरे में हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 10 मीटर से मिल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये दूसरा सेकेंड हो गया। तीसरे में 10 मीटर पर सेकेंड, तीसरा से, चौथे में 10 मीटर पर सेकेंड, यानी क्या, आप देखो समय तो बदल रहे हैं ना, समय बदल रहे हैं, लेकिन इसके वेग नहीं बदल रहे हैं। तो इसमें वेग में परिवर्तन जो होगा, वेग नहीं बदल रहा, वेग क्या नियत है, यहाँ वेग नियत है। तो इसके वेग में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन कितना हो, वेग में परिवर्तन को बोलते हैं, यहाँ पर प्यार से लिखेंगे, प्यार से, VF माइनस VI, अब आई क्या T2 माइनस क्या T1। ये VF का मतलब है अंतिम वेग और VI का मतलब प्रारंभिक वेग और लगा समय। तो आप यहाँ समझिए कि यहाँ पर ये अंतिम है तो क्या है, प्रारंभिक है। तो 10 में से 10 घटाइए ना, 10 में से 10 घटाइए कितना, लड्डू लाल हो जाएगा भाई, 0। और 0 में किस नंबर से भाग देने से क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर क्या पता चला कि वेग, जब वेग क्या हो, नियत हो, जब वेग नियत हो, तो इस स्थिति में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, तो VF माइनस VI बाई क्या, T2 माइनस क्या T1। अब जरा सोचो VF कितना भाई, 10 में से 10 घटा लो, और यह तो हम बस खाली वेग की बात कर रहे हैं, त्वरण की बात नहीं कर रहे। तो 10 में से कितना मिलेगा, 0, यानी वेग में परिवर्तन क्या मिला, 0। अब बात करें त्वरण में भाई, त्वरण 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 कितना होगा इसका, त्वरण मतलब ए कितना होगा। तो आपने क्या सीखा, VI VF माइनस VI और भाई क्या T2 माइनस क्या T1। तो आप जरा सोचो, 10 में से 10 को घटा दोगे और 2 में से 1 को घटा दोगे तो 0/1 बराबर क्या, 0। यानी इससे क्लियर हो गया कि अगर वस्तु का वेग नियत है तो उसके वेग में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा, वेग में परिवर्तन 0 होगा, और उसका त्वरण भी क्या होगा, 0 होगा। इस स्थिति में अगर इसका ग्राफ बनेगा, इस स्थिति में इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, इस स्थिति में इसका ग्राफ जो बनेगा कैसा बनेगा, ये तो आपका हो गया समय, टाइम, और यहां से आपने क्या लिखा, यहां से आपने क्या V देखा,
भी, तो यही ना जा रहा है, भी तो बदल नहीं रहा है ना, देखो तो भी तो बदल नहीं रहा है, समय बदल रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड समय बदल रहे हैं, लेकिन क्या नहीं बदल, भी नहीं बदल रहे हैं। तो जब भी नहीं बदल रहे हैं, इस स्थिति में इसका त्वरण क्या मिलेगा? 0। क्यों मिलेगा? ये इसका रीजन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर किसी वस्तु का वेग, किसी गतिशील वस्तु का वेग नियत हो, किसी गतिशील वस्तु का वेग नियत हो, तो उसके वेग में परिवर्तन कितना होगा? 0 होगा। अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन 0 है, उसका त्वरण हमेशा 0 होगा, उसका त्वरण हमेशा 0 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। अगर ऐसा आ रहा है तो भाई किसके लिए आ रहा है? ये समान वेग के लिए आ रहा है, समान गति के लिए आ रहा है, समान गति के लिए आ रहा है। तो हम यहाँ समान गति की जो बात कर रहे हैं, इसी पर सब खेलनी है। लेकिन अब बात है भाई, वेग बदलना स्टार्ट हो जाए, वेग बदलना स्टार्ट हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। अब हम असमान गति में आ रहे हैं, किसमें? दूसरा पॉइंट, दूसरा जो इसका पॉइंट है इसमें, ये तो पहला पॉइंट की बात किया, दूसरा असमान, असमान गति। असमान गति का मतलब आप समझ रहे हैं। तो असमान गति की स्थिति में, अब अगर गति असमान की स्थिति में है, तो आप खुद समझिए, इस एग्जाम्पल से हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे पास वही खटारा बाइक, जिसका नाम है स्प्लेंडर, v मीटर पर सेकेंड टाइम t, दस 20 30 40 50, 1 2 3 4 5। अब देखो यहां पर वेग नियत नहीं है भाई मेरे, वेग नियत नहीं है। 10 है तो यहाँ 20 है, यहाँ 20 है तो यहाँ 30 है, यहाँ 30 है तो 40 है, 40 है तो 50 है। तो आप जरा सोचो कि यहाँ वेग नियत नहीं है। अगर वेग नियत नहीं है, अगर वेग परिवर्तित हो रही है, नियत मतलब क्या? वेग नियत ना हो, क्या है? वेग क्या है? नियत नहीं है, वेग नियत नहीं है, इसका मतलब क्या है? परिवर्तित है। वेग क्या है? परिवर्तित है। अगर कोई वेग नियत नहीं, इसका मतलब क्या? वेग क्या? परिवर्तित है, परिवर्तित वेग है। तो उस स्थिति में आप देखेंगे, उस स्थिति में अगर जब भी अगर ऐसा बात हो रहा है, तो हमेशा आप किस गति को याद कीजिएगा? असमान गति को याद कीजिएगा, हमेशा असमान गति को। जब परिवर्तित होगा तो, यानी नियत नहीं होगा तो। लेकिन वेग में परिवर्तन की बात करें, वेग में परिवर्तन की बात करें, वेग में परिवर्तन की बात करें, तो वेग में जो परिवर्तन होगा ना, वो क्या होगा? आप जरा सोचो। आपने कहा ये फाइनल है ना, तो फाइनल -10 इनिशियल। अब आई क्या? दूसरा में आप देखेंगे कितना मिल रहा है भाई? 30 माइनस क्या? 20। अगला में कितना? 40 माइनस क्या? 30। सर आप तो यहाँ देख रहे हैं 10 मिल रहा है सर, यहाँ भी सर 10 मिल रहा है सर, यहाँ भी 10 मिल रहा है। तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेग में परिवर्तन क्या है? ये तो भाई नियत हो गया। वेग में परिवर्तन क्या हो गया? नियत हो गया कि हर जगह सेम है। तो वेग आपका नियत नहीं हो, यानी वेग क्या है? परिवर्तनशील हो, बदलता हो। और वेग के परिवर्तन क्या हो? अगर नियत हो, तो स्वाभाविक है कि उसका त्वरण क्या होगा? नियत होगा। त्वरण इसका जो होगा, त्वरण ए क्या होगा? तो वही बात है ना, आप घटा दो भाई, 20 में से 10 घटाओ भाई, समय कितना लगा है देखो, 2 - 1 यानी कितना? देखो तो 10 बटा क्या? 1। इसका मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे केस में जाएंगे तो 30 में से 20 घटाएंगे और 3 में से 2 घटाएंगे, 10/1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखो यहां आपका जो त्वरण क्या है? ये नियत है, ये नियत त्वरण है। ये आपका क्या है? ये नियत त्वरण है, ये नियत त्वरण है। ये आपका त्वरण क्या है? ये आपका नियत त्वरण है, नियत त्वरण। तो कंडीशन क्या बन रही है? कंडीशन क्या बन रही है?
अगर ऐसा आ रहा है तो त्वरण तो नियत हो गया। अगर हम इसका ग्राफिकली बात करें, ग्राफ के अनुसार, तो इसका ग्राफ कैसे जाना चाहिए? आप खुद बताओ, इस ग्राफ इसका कैसे? ये तो समय हो गया, ये तो आपका क्या हो गया? v हो गया। तो आपने बोला 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। समय एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। इसको अगर देखा जाए तो ये यूनिफॉर्म है। ये क्या हो? यूनिफॉर्म है, क्योंकि नियत हो गया ना। ये ए बराबर जो आपका आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या होगा? ये यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म त्वरण हो गया, यानी एक समान त्वरण हो गया, एक समान त्वरण हो गया। हाँ, एक समान त्वरण कब संभव होती है? जब वेग नियत नहीं होगा। मतलब क्या? वेग बदलते रहे तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? नियत होंगे। वेग में परिवर्तन क्या होगा? नियत होंगे। तो उसका त्वरण भी क्या होगा? नियत होगा। अगर ये बात आएगी तो हम कहेंगे कि वस्तु की गति जो है एक समान हो गई। वस्तु की गति, तो यहां पर वस्तु की गति हम एक समान कहने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये गति में हम जो बात करने वाले हैं यहां पर, इसके परिवर्तन की बात करें, जो परिवर्तन की एक समान हो गई, तो उसका त्वरण क्या हो गया? समान हो गया, एक समान हो गया। मतलब है कि वस्तु एक समान त्वरण के साथ क्या होगा? गति करेगी। इस स्थिति में क्या लिखेंगे? लिख देते हैं यहां पर, इस स्थिति में वस्तु एक समान त्वरित होगी, एक समान त्वरित होगी। तो ये जो दूसरा केस है असमान में, मैं क्या बोल रहा हूं आप देखिए, यहां पर वेग चेंज हो, यहां पर वेग क्या हो? वेग यहां प्रत्येक सेकंड में वेग का हो? चेंज है। और वेग में परिवर्तन भी यहाँ क्या है भाई? चेंज है। यहाँ पर कितना है? दोनों के बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर कितना? 4, इसके बीच का अंतर कितना? -4, इसके बीच का अंतर कितना? क्या? 6। तो आप देख रहे हो, और इसके बीच का अंतर क्या? -3 देखो, और इसके बीच का अंतर क्या? -13, यानी क्या? ये बढ़ गया ना, तो +13। तो यहां पर क्या पता चल रहा है? यहां पता चल रहा है कि वेग क्या नहीं है? वेग नियत नहीं है। वेग नियत नहीं है। अगर कोई वेग नियत नहीं है मतलब क्या? परिवर्तित है। परिवर्तित का मतलब परिवर्तनशील है, बदल रहे हैं। वेग परिवर्तित है। दूसरी बात, तो इसके बीच ये जो क्या हो? वेग में जो परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, वेग में परिवर्तन क्या है भाई? तो आप कोई भी परिवर्तन ले लो ना, वेग में परिवर्तन कभी भी 0 नहीं होगा। यहां पर हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो आप देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि वेग 0 नहीं है, वेग 0 नहीं है। तो जब वेग 0 नहीं है तो इसका त्वरण भी यहां 0 नहीं हो। तो यहां त्वरण की बात करते हैं, तो त्वरण आपका जो होगा, यानी ए आपका 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि वस्तु असमान त्वरित है। वस्तु कैसी है? असमान त्वरित। क्यों? तो आप जरा सोचो, यहाँ त्वरण की बात करो, आप जरा सोचो, यहाँ पर अगर हम वेग की बात करते हैं तो वेग ही से पता चलेगा ना। यहाँ देखो तो 4 - 2 बराबर क्या? 2, यहाँ दिख रहा है। आप फिर देख लो 8 - 4 बराबर क्या? 4। फिर आप यहाँ देखो 4 - 8 बराबर क्या? -4। ये बदल रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर ये बदल गया, परिवर्तन बदल रहे हैं ना। तो वेग में परिवर्तन बदल रहे हैं, इसका मतलब त्वरण की बात है, त्वरण कभी 0 यहाँ नहीं होगा। यानी त्वरण यहाँ क्या है? असमान त्वरण है। ये कैसा है? असमान। क्यों? यहाँ आपका वेग में परिवर्तन ही असमान है, वेग में परिवर्तन ही असमान है, इसलिए इसका त्वरण भी क्या होगा? असमान होगा। तो ये क्या होगा? असमान त्वरण होगा, असमान त्वरण होगा, असमान त्वरण। अर्थात वस्तु असमान गति के साथ त्वरित होगी। अर्थात वस्तु
असमान गति के साथ त्वरित होगी, त्वरित हो गया। तो यहां से हम लोग को एग्जाम्पल से ही समझना है और इस कंसेप्ट को एग्जाम्पल से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। ऐसे लिखने के लिए तो हम कुछ भी लिखवा दें, लेकिन वो कंसेप्ट जो आना चाहिए यहाँ से बेहतर कंसेप्ट आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपके दिलो दिमाग में सेट हो गया होगा और थोड़ा सा रिवीजन जितना ज़्यादा कीजिएगा ना उतना फ़ायदा होगा आपको। इसका मतलब हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज हम बात करेंगे, ध्यान देना। जब वस्तु समान वेग के साथ गतिशील हो, जब वस्तु समान वेग के साथ गतिशील हो तो इसका त्वरण शून्य, इसका त्वरण शून्य होगा। ये पहला एग्जाम्पल है, जो पहले एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझाया था। दूसरी बात, अगर वस्तु का वेग असमान है, जब वस्तु का वेग असमान है, जब वस्तु का वेग ऐसे लिखे, जब वस्तु असमान वेग के साथ, असमान वेग के साथ गतिशील है, गतिशील तो इसका त्वरण शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। तो इसमें दो बातें मैंने बताया था ना, ये दोनों में गए, ये दो बात बताया था। यहाँ वेग क्या था, वेग नियत नहीं था, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या था, जीरो नहीं था, वेग में परिवर्तन क्या था, ये जीरो नहीं था, वेग में परिवर्तन जीरो नहीं था। मतलब है ये कैसा था, समान था, नियत था, वेग में परिवर्तन कैसा था, नियत था। तो त्वरण कैसा होगा भाई, नियत होगा। त्वरण कैसा होगा, नियत होगा। जस्ट हम लोग सीख के यहाँ पर बात करते हैं। वेग यहाँ भी नियत नहीं है, वेग नियत नहीं है, और वेग में परिवर्तन यहाँ भी जीरो नहीं है, वेग में परिवर्तन जीरो नहीं है। तो त्वरण, इसमें त्वरण क्या होगा, इस स्थिति में त्वरण नियत नहीं होगा, नियत त्वरण नहीं होगा। तो ये जो होगी समान त्वरित होगी, ये क्या होगी, ये समान त्वरित होगी, समान त्वरित होगी। और ये क्या होगी, असमान त्वरित होगी, असमान त्वरित होगी। इसका हम इस कंडीशन में अगर ग्राफ देखते हैं तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अगर यहाँ देखते हैं इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और इसका ग्राफ तो आपको पता ही है, ऐसे भी जा सकता है, बढ़ रहा है तो, घट रहा है तो क्या ऐसे भी जा सकता है। इसका ग्राफ मतलब बहुत लचर पचर, ऐसे भी जा सकता है। ये असमान है, इसके लिए तो एक ग्राफ है और इसके लिए ये सब ग्राफ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होगा। ये याद रखिएगा, समय है क्या, भी है, ये सब जगह क्या है, ये समय है, भी है, ये समय है, ये भी है, समय है, और ये क्या, भी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। जब वस्तु समान त्वरित हो तो
इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। देख रहे हैं ना, इसका मैंने क्या किया, ये भाषा मैंने लिखा। अब क्या होगा, जब वस्तु असमान त्वरित है तो इसका ग्राफ हमेशा वक्र होगा, जो कि आप यहां दिख रहा। स्थितियां सबकी क्या है, अलग अलग है, सबकी स्थितियां क्या है, अलग अलग है। तो ये चीज आपके दिलो दिमाग में क्या होना, सेट होना चाहिए। हम आगे चलते हैं, यहां देखेंगे अगला पॉइंट। जरा सपोज कीजिए, कभी हमारा त्वरण नियत होता है क्या? हाँ होता है। जब हम स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं और जब वेग में परिवर्तन क्या है, नियत है, तो वस्तु का त्वरण क्या नियत है। लेकिन अगर सपोज कि मेरे हाथ में कलम, अगर मैं कलम को फेंकूं तो भाई ये प्रक्षेप गति है ना, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रक्षेप गति। ये वस्तु अगर फेंकेंगे तो थीटा एंगल से, तो वस्तु कहीं ना कहीं जाकर ये पृथ्वी के तल पर ही गिरेगी, पृथ्वी के सतह पर गिरेगी। क्यों भाई, पृथ्वी के पास भी तो अपना त्वरण है, और जब पृथ्वी के पास अपना जो त्वरण है तो उस त्वरण को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। यानी इसका अगर कलम को मैं छोड़ूं, ये कलम कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। सभी ऑब्वियसली है, स्पष्टता का नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई, पृथ्वी कहेंगे तू आ जा, क्यों आ जा, इसको भाई कह रहे मेरे पास एक त्वरण है, वो कौन सा, उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये गुरुत्वीय त्वरण का कंसेप्ट से हम इस चीज को क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। यानी अगर वस्तु का त्वरण अगर नियत हो तो उसका पथ, उसका रास्ता सीधा भी हो सकता है और वक्र भी हो सकता है। मेरा यही कहने का मतलब है, आप समझिए, जब वस्तु नियत त्वरण के साथ गतिशील हो तो इनका पथ स्ट्रेट और वक्र दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्यों, अगर सपोज कि अगर मैं जा रहा हूं, हम ही को ले लो ना बाबू, अगर डी के चौरसिया जा रहे हैं तो जो जाएंगे भाई कहाँ, स्ट्रेट लाइन पर। कब, जब ए क्या है, ए नियत है, तो ए से कहाँ गए, बी गए। तो इनका क्या हुआ, ये नियत तो त्वरण है, इनका पथ कैसा होगा, इनका रास्ता स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इसका रास्ता वक्र भी होगा। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर किसी बॉडी को, किसी वस्तु को अगर हम क्या करें, फेंक दें, प्रक्षेप कर दें, फेंक देंगे, जैसे कलम है, इसको मैंने फेंका, तो फेंकेंगे भाई तो कुछ एंगल से तो जाएगी, और जाने के बाद अर्थ पर ही गिरेगी ना, कहीं ना कहीं गिरे, अर्थ पर ही गिरेगी। तो उस स्थिति में आप देखोगे कि ऐसे ही जाएगी ना, तो ये तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर ओरिजिन ले लेते हैं, यहाँ पर एंगल का मान क्या, थीटा ले लेते हैं। अगर ये वस्तु जा रही है, यहाँ जा रही है क्या, जी का हम आएंगे नीचे, यहाँ भी क्या जी, यहाँ पर भी क्या जी, हर जगह जी 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 आ रहा है कि नहीं, देखिए तो जी जी आ रहा है ना, जी, और यहाँ पर भी क्या आएगा, जी। भाई यहाँ पर देखना है, ये क्या है, ये बदल रहा है क्या, ये बदल रहा है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसको बोलते हैं 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, जी का मान। अर्थात जी कभी बदलता नहीं है। यानी कोई भी वस्तु अगर एच हाइट से अगर गिरती है नीचे की ओर, तो आप समझना कि उस
के पास गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण किसके पास भाई? अर्थ के पास है। ये अर्थ ही तो इसको गिरा सकती है, अर्थ ही तो इसको खींच रही है। किसके कारण? जी कारण। क्यों भाई? इसमें क्या, इसके पास मास है, और जब मास है तो आपने वेट का मतलब समझे, वेट बराबर क्या, mg लिखते हो ना, mg। अरे भाई 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। m अगर मान लीजिए 5 ग्राम का है और पृथ्वी करेगी भाई तू आ जा, उसकी वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 ग्राम या मान लो 5 केजी में बदल लेंगे तो ये न्यूटन में बदल जाएगा ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ वेट का यूनिट भी क्या है? न्यूटन है। वेट का यूनिट भी क्या है? न्यूटन है। अंतर यही है, इसमें जी का खेल है, जी का। ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं हो रही है, ये बातें स्ट्रेट लाइन की नहीं है, ये बातें क्या है? अर्थ के अधीन जो क्या होगा, जो वस्तु गिर रही है वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण गिर रही है। ये जी के कारण क्या कर रही है? ये आ रही है। ये अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। कौन? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आप लिखते हो ना F बराबर m इंटू ए 9th क्लास में बल के लिए न्यूटन सेकंड लॉ। तो आपने क्या देखा? m हम क्या लगा a, ये क्या स्ट्रेट लाइन पर जा रही है भाई? स्ट्रेट लाइन पर जा रही है, तब की मैं बात बोल रहा हूं। यह स्ट्रेट लाइन पर ये भी आ रही है, लेकिन कैसे? कैसे? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अगर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फिर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ रही है तो भाई नीचे की ओर आएगी ना। तो ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, ड्यू टू। तो अब ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आप दिमाग में रख लीजिएगा कि हो क्या रहा है, यहां हो क्या रहा है, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब वस्तु नियत त्वरण के साथ गतिशील हो तो इसका पथ स्ट्रेट लाइन या वक्र दोनों हो सकता है भाई। हाँ हो सकता है, आप देख सकते हो सकता है ना? यस हो सकता है। आगे हम बात करते हैं। आगे ये आपको समझना है, ये तो गिरेगी। समान और असमान की बात करते हैं। यहां आप देखना असमान त्वरण, असमान त्वरण। असमान त्वरण में होता क्या है कि इसका परिमाण, दिशा या दोनों क्या हो? बदल जाए। यानी कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु गतिशील है, अगर कोई वस्तु गतिशील है, उसकी परिमाण, उसका दिशा या दोनों चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि वस्तु असमान त्वरण के साथ है। यानी वस्तु में असमान त्वरण है, यानी उसके परिमाण भी बदल रहे हैं, दिशा भी बदल रही है, या दोनों बदल जाए उसको असमान कहेंगे। यानी अगर आप डिफिनीशन की बात करोगे, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी गतिशील वस्तु का परिमाण या दिशा या दोनों परिवर्तित हो, दोनों परिवर्तित हो तो उस वस्तु का त्वरण असमान कही जाएगी, कही जाएगी। असमान त्वरण में आपको समझना है कि कोई भी अगर गतिशील वस्तु है तो सबसे पहले कि परिमाण, दूसरा क्या, दिशा, और तीसरा क्या कि परिमाण प्लस दिशा, परिमाण प्लस दिशा। ये क्या हो, परिवर्तित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परिवर्तित होनी चाहिए। तो आपने देखा कि वेग का परिमाण आपने देखा था ना, वेग में जो हमने देखा था वेग का परिमाण वो बदल रहे थे, उसकी दिशा कुछ स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, कुछ कर्पात पर जा रही थी, दिशा बदल रही थी। तो कहता है या तो परिमाण बदल जाए या तो दिशा बदल जाए या तो दोनों बदल जाए, हमेशा क्या होगी?
असमान त्वरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? असमान त्वरण कहलाएगी। अब अगर असमान त्वरण है, इसमें बहुत सारी बातें भी होगी। क्या क्या बातें होगी तो समझिए। यहां पर असमान गति में वस्तु का वेग और त्वरण प्रत्येक क्षण बदलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? असमान गति में वस्तु का वेग एवं त्वरण लगातार यानी प्रत्येक क्षण बदलते हैं। प्रत्येक क्षण बदलते हैं। प्रत्येक क्षण क्या? प्रत्येक क्षण बदलते हैं, जिसके कारण विस्थापन समय ग्राफ कमा वेग समय ग्राफ वक्र पथ पर बदलते हैं। क्या होते हैं? वक्र पथ पर बदलते। कहां? सररेखा पर नहीं, वक्र पथ पर बदलते हैं। वक्र पथ पर बदलते हैं, जिसके कारण बदलते हैं। वक्र पथ पर बदलते हैं, सरल रेखा पर नहीं। सरल रेखा पर नहीं। तो यहां वक्र पथ बदलते हैं, यानी वक्र पथ प्राप्त होता है। तो जब वक्र पथ प्राप्त होंगे तो इन वक्रों के ढाल से इनमें वक्र पथ, इनमें विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ वक्र पथ पर क्या होता है? बदलते हैं, सररेखा पर नहीं। तो ये वक्र पथ ये जो दिख रहा है ना, वक्र पथ से ढाल प्राप्त होती है। वक्र पथ से सररेखा नहीं। असमान गति में वस्तु का वेग एवं त्वरण लगातार प्रत्येक क्षण बदलते हैं। वक्र पथ से इनके तात्क्षणिक वेग एवं तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त होते हैं। याद रहे, असमान गति में वस्तु का वेग एवं त्वरण लगातार यानी प्रत्येक क्षण बदलते हैं, जिसके कारण विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ वक्र पथ पर बदलते हैं, सरल रेखा पर नहीं। तो वक्र पथ से इनके तात्क्षणिक वेग एवं तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त होते हैं। अब यहां पर बात समझेंगे कि भाई ये बातें दो ही में हो सकती। किसमें? असमान गति में। असमान गति की ही बात है, असमान गति। तो अब यहाँ असमान गति में दो बातें हमको मिली। ये प्रत्येक क्षण की बात है, प्रत्येक क्षण की बात है। तो प्रत्येक क्षण की जब बात है, क्या क्या बातें हो सकती है आप खुद समझो, क्या क्या बातें हो सकते हैं। इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो अब जरा सोचो कि हम तात्क्षणिक जो होता है, तात्क्षणिक
वेग जो आपको देखने को मिला है, इसको आपने क्या लिखा था? आपने लिखा था v, वेक्टर v इक्वल टू dx बाई क्या dt, याद है? इसका वेक्टर फॉर्म है, सदिश रूप है, लेकिन इसका परिमाण की अगर हम बात करते हैं, इसका हम परिमाण की बात करते हैं, v की बात करते हैं, तो dx बाई क्या आपने लिखा था? dt लिखा था, याद आपको होना चाहिए यहाँ पर। और ताक्षणिक त्वरण की बात करें भाई, तो इसमें भी परिवर्तन है, तात्क्षणिक त्वरण, ताक्षणिक त्वरण की अगर हम बात करते हैं, तो a बराबर वेक्टर, a बराबर क्या dv वेक्टर बाई क्या dt हम लोग लिखेंगे। और इसका परिमाण की अगर हम बात करें, यानी a बराबर लिखा है, तो dv बाई क्या dt लिखेंगे। ये चीज हम लोग, अब बच्चा के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ताक्षणिक वेग, हाँ भाई क्षणिक है, किसी क्षण पर अगर कोई चीज चेंज हो जाए, किसी क्षण पर कोई चीज चेंज हो जाए, वो ताक्षणिक, अगर वेग में है तो वेग ताक्षणिक वेग होगा, अगर त्वरण की बात है ताक्षणिक त्वरण होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन एक जरूर राइज होगा कि सर आपने पहले ही क्यों पढ़ा दिया? अरे भाई ये आसान में था तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हमको तो औसत वेग चाहिए था, औसत त्वरण चाहिए था, आप सर डायरेक्ट ये आप लपेट दिए। हाँ, उसमें मेरी फायदा है और आपकी फायदा है। क्यों मैंने लपटा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आने वाले क्या, औसत त्वरण और ताक्षणिक त्वरण, ये तो इसके फॉर्मूला होती है, लेकिन क्यों किसी क्षण पर यथार्थ मान, उस वस्तु का यथार्थ मान उसका क्या कहलाता है? ताक्षणिक त्वरण कहलाता है। किसी समय, किसी क्षण बदल जाए, किसी क्षण में अगर बदल जाऊं, क्या कहेंगे? सर आप में तो ताक्षणिक है। तो ये जो बातें रही, अब हम बात करेंगे कि औसत वेग, औसत त्वरण और ताक्षणिक त्वरण में अंतर। यह समझना बहुत आसान है कि अगर सपोज कीजिए कि अगर हम अपने बाइक ले लिए और पूरे दिन हम अपने बाइक चलाए, तो क्या मैंने बाइक चलाया पूरे दिन, तो मेरा बाइक का स्पीड कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, सॉरी वेग कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, उसका समय अंतराल भी क्या होंगे? बदलते रहेंगे। तो पूरे अंतराल की मैं बात बोल रहा हूँ, हर जगह तो कहीं 0 होगा, कहीं प्लस होगा, कुछ भी होगा ना। इसका मतलब है कि ये औसत त्वरण एक बड़े अंतराल के रहे, पूरे दिन का मैं बात बोल रहा हूँ तो बहुत बड़ा अंतराल, 1 घंटा बहुत बड़ा अंतराल, 1 मिनट बहुत बड़ा अंतराल, अगर 1 सेकेंड से भी छोटा, 0.00001 सेकेंड बहुत छोटा, वो कभी औसत नहीं हो सकता है, वो किसी क्षण पर ही संभव है। तो किसी क्षण पर कभी औसत नहीं मिलेगा, किसी क्षण पर हमेशा क्या मिलेगा? ताक्षणिक मिलेगा। यानी समय बहुत बहुत छोटा, यानी सेकेंड से भी बहुत छोटा, उसकी हम बात बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि औसत त्वरण जो होता है बड़े अंतराल के लिए होता है, बड़े समय के लिए, बड़े समय अंतराल के लिए आता है, लेकिन ये बहुत 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 छोटे समय अंतराल के लिए आता है। तो यहां से मैंने डिफिनेशन किया, किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन और समय अंतराल का अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? औसत त्वरण कहते हैं। इसको हम ए भी लिख सकते हैं, द्वारा सूचित किया जाता है। इसको वेक्टर फॉर्म हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां मैंने लिखा है औसत त्वरण, देख रहे हैं ना, औसत त्वरण सदिश की दिशा, सदिश की दिशा है, वेग सदिश में परिवर्तन की दिशा में होती है, जिधर परिवर्तन उसी की दिशा में होगी। यानी ये क्या होता है? बड़े अंतराल के लिए क्या होता है? बड़े अंतराल, बड़े समय अंतराल के लिए होता है। और ये जो होती है क्या? बहुत छोटे, बहुत छोटे समय अंतराल के लिए होती है, जिसमें डेल टी टेस्ट का 0 के करीब आए, वहां पर डिफाइन होते हैं। अब इसका डिफरेंस, समय के सापेक्ष किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को ताक्षणिक त्वरण कहा जाता है। इसका दूसरा डिफरेंस रखते हैं, किसी क्षण पर या किसी क्षणिक समय पर वस्तु का यथार्थ मान ताक्षणिक त्वरण कहलाता है। अब आप मुझे बताओ, ये तो आपको मैंने इक्वेशन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्या है?
ये आपका कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए तो हम जानते हैं, दूसरा पॉइंट हम लिखे हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि v बराबर dx/dt होता है। हाँ सर ठीक है, इसको मैंने दूसरा मान लिया। क्या अगर इस v को यहाँ पर अगर v को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो हमको ये मिलेगा। तो अब जरा सोचो, आप a बराबर क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे dv बाई क्या dt लिखोगे, यस सर, d/dt तो लिख दो, लेकिन v का वैल्यू कितना, v का वैल्यू ही ना है, v का वैल्यू का सब्स्टिट्यूट होगा, तो क्या लिखेंगे dx बाई क्या dt। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन आपने सीखा होगा, dx बाई क्या dt स्क्वायर। यानी हमको पता चल गया कि अगर वेग को अगर समय के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दे, अवकलन कर दे, तो हमको त्वरण मिलेगा। वेग को समय के सापेक्ष अवकलन करने पर त्वरण मिलता है। और इस वेग को, ये वेग जो दिख रहा है ना, इस वेग को, तो ये वेग से हमको क्या मिला, वेग से हमको क्या, आप देखो वेग से हमको क्या मिला, विस्थापन। और विस्थापन को अगर 2 बार हम क्या करें, अवकलन कर दे 2 बार, तो हमको भी क्या, वहां भी क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसको आप नोट करें। यहां से आपको पता चल गया कि a बराबर हमको dv बाई क्या, हमको dt मिल गया, और a ही बराबर d2x बाई क्या dt स्क्वायर मिल गया। एक बात और समझिए आप, क्या आप जानते हो कि a बराबर dv बाई dt होता है। इसको विस्थापन के रिस्पेक्ट में इसको हम चेंज कर रहे हैं, किसमें, विस्थापन के रिस्पेक्ट में। तो मैं dv बाई क्या अगर dx लिख दूं इनटू dx बाई अगर मैं dt लिख दूं, तो आप तो इसको भी बोलते हो ना, तो आप लिखोगे dv बाई क्या dx इंटू क्या v। यानी आप बताओ a बराबर क्या मिला, v इंटू dv बाई क्या dx। अगर किसी वस्तु के वेग को अगर विस्थापन के रिस्पेक्ट में अगर हम अवकलन कर दें, तब भी हमको त्वरण मिलेगा, अगर हम वेग को समय के रिस्पेक्ट में अगर अवकलन कर दे, तब भी हमको क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। अगर हम विस्थापन को 2 बार हम अवकलन कर दें, तब भी हमको त्वरण मिलेगा। यानी त्वरण क्या है, त्वरण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप नोट करें। यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस बात को समझना है। आप जरा इस लाइन को पढ़िए, लाइन को जब पढ़िएगा तो आपका प्रत्येक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर लाइन पढ़िए, जब वस्तु के त्वरण की दिशा, ये त्वरण की दिशा है। वेग में उत्पन्न परिवर्तन, वेग में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, वेग में उत्पन्न परिवर्तन की दिशा, जो वेग में उत्पन्न परिवर्तन हो रहा है, उनकी दिशा की मैं बात बोल रहा हूं, उनकी दिशा, उत्पन्न परिवर्तन की दिशा, जो परिवर्तन क्या होगा, जो वेग में दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, दिशा में जो परिवर्तन है उसकी मैं बात बोल रहा हूं। होते हैं तो वेग में वृद्धि होती है, इसका मतलब ए भी पॉजिटिव, ए भी जा रहा है, यानी इन दोनों के बीच थीटा का मान कितना बनता है भाई, 0 डिग्री। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, ठीक है। तो अगर हम ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी अगर मान ले इसको, तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट और वेक्टर बी इज इक्वल टू ए भी कॉस का 0 डिग्री, यानी ए भी हमको क्या मिला, प्लस। यानी आप देख रहे हैं ना कि वेग में वृद्धि के क्रम में धनात्मक होती है, वेग में वृद्धि तो हुआ लेकिन इसका क्रम क्या होगा, धनात्मक हो गया, जबकि वेग के क्रम में त्वरण ऋणात्मक होगा। वेग के क्रम में, जो वेग का क्रम होगा ना, जिसे मान लो वस्तु को, वेग के क्रम में ये त्वरण ऋणात्मक होगा, ये त्वरण क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, वेग के क्रम में त्वरण ऋणात्मक हो रहा है। इसका मतलब भी तो है, ये क्या ए है लेकिन अपोजिट है। यहाँ थीटा का मान कितना, 180 डिग्री,
और आपको पता है कि जब आप यहाँ लिखोगे तो लिखोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस क्या 180 डिग्री। तो हम यहाँ ए और भी लिख रहे हैं, ए इंटू भी लिख रहे हैं, और पता है कि माइनस ए भी लिखेंगे। अब यहाँ देखो तो यहाँ पर ये निगेटिव ना हो गया, यहाँ पर तो निगेटिव होगा, त्वरण आपका क्या हो गया निगेटिव हो गया। त्वरण निगेटिव होने का मतलब मंदन क्या होता है, मंदन मतलब होता है चाल कम होना, चाल कम होना। चाल कम होने का मतलब है गति कम होना, और गति कम होते होते वस्तु रुक जाए, वस्तु रुक जाए। तो वहां पर जब रुक जाएगी तब वहां पर त्वरण क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन गति में है तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये कंडीशन आपको ये कह रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपका कंडीशन आपको देना। दूसरी बात है, यदि वेग और त्वरण, भाई ठीक है, वेग, वेग को मैंने क्या भी लिख दिया, और त्वरण, त्वरण को मैंने ए लिख दिया, चलो ए लिख दिया। सेम साइन मतलब अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, सेम साइन रखता है, या भाई थीटा का मान तो भैया 0 डिग्री होगा, सेम साइन रखे। तब कहता वेग का परिमाण, अरे भैया वेग का परिमाण कर रहा है, परिमाण, वेग का परिमाण बढ़ता है, वेग का परिमाण बढ़ता है। इसका मतलब है वेग का परिमाण बढ़ता मतलब क्या, ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा ना, ये क्या होगा बाबू मेरे, बढ़ेगा। अर्थात कण त्वरित होंगी, जो कण है ये क्या त्वरित होगी। तो अगर ये सिचुएशन अगर ऐसा मिलता है तो भैया तो होगा। इसका मतलब है इस कंडीशन में मॉड भी जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, कभी तो छोटा हो नहीं सकता भैया, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन है कैसे सर, अरे सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस यहाँ लगा लो यार, सेम प्रोसेस। इनके मैग्नीट्यूड इनका जो क्या होगा, ये अगर दोनों का साइन अगर प्लस है तो हम भी की बात करें, भी का परिमाण क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन दूसरा बात समझो, या दूसरा बात समझो, यदि दोनों विपरीत चिन्ह रखता हो, दोनों विपरीत चिन्ह रखता, अगर दोनों विपरीत चिन्ह रखता, अरे मतलब है अगर ई प्लस रख रहा है और ई क्या कर रहा है, ई माइनस रख रहा है, सब कुछ की वजह से, तो यहाँ पर आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ भी होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी भी क्या होगा 0 से छोटा हो जाएगा, यहाँ से छोटा हो जाएगा। यहाँ थीटा का मान कितना बना है भाई, 180। तो यहाँ पर जो मंदित होना, घटना, ये जो भी दिखाता है वो सब वेग ही बता सकता है। वेग जब कम होगा ना तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा, उसको हम बोलते हैं मंदित। मंदन का मतलब है वेग कम होना, चाल कम होना, धीरे धीरे चलना। बहुत ही गाड़ी एकदम हाई स्पीड में जा रहा है, कोई आया धीरे धीरे, हमने कहा ब्रेक मारा, गाड़ी की स्पीड क्या होगा, कम हो गया। इसका मतलब उसका चाल कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें मंदन आ गया, मंदन, उसमें क्या आ गया, मंदन आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो आप ये प्रोसेस लगा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे त्वरण में, एक होता है स्पर्शित त्वरण और दूसरा क्या होता है, अविकेंद्रित त्वरण। स्पर्शित त्वरण जो होता है एक स्ट्रेट लाइन में, क्या स्ट्रेट लाइन में, लेकिन यहाँ अविकेंद्रित त्वरण एक वृत्तीय पथ पर होगा। कहाँ पर, वृत्तीय पथ, वृत्तीय पथ पर। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिशील है, इसको हम आगे और डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ हमको जरूरी है तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये भी है, ये हर जगह बदल रहे हैं, V1, V2, V3, V4, Vn, ये हर जगह बदलेंगे। तो पहला बात समझिए, जब बल या त्वरण, ठीक है, कोई बल हो या कोई त्वरण वेग के दिशा के समानांतर होती है, ठीक है। तो हम पहले त्वरण की बात करते हैं। तो हमने त्वरण हमारा क्या हो गया, और वेग के दिशा क्या है, समानांतर है। तो थीटा का मान भैया 0 डिग्री होगा, समानांतर है तो 0 डिग्री होगा, या प्रति समानांतर हो। चलो भाई प्रति समानांतर भी लेते हैं। वेक्टर ए ले लिए
और इसे क्या अपोजिट में लिखा वेक्टर भी, ये प्रतिसंबंध है। कार्यशील हो तो उपस्थित वेग का परिमाण में केवल परिवर्तन होगा, इसके वेग के परिमाण में केवल परिवर्तन होगा, इसका त्वरण नहीं बदलेगा, इसका बल नहीं बदलेगा, केवल क्या होगा, तो इसके उपस्थित वेग के परिमाण में केवल परिवर्तन होगा, इसमें केवल परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण परिवर्तन है, केवल इसमें परिवर्तन। क्यों? तो भाई आप जरा सोचो, देखो ध्यान देना, उनके दिशा में क्या करते हैं, परिवर्तन होगा, उनके दिशा में नहीं, उनका परिमाण बदलेगा, उनका दिशा कहाँ बदल रहा है, देखो तो परिमाण बदल रहे हैं, दिशा नहीं बदल रहे हैं। तो इसमें एक विशेष प्रकार के त्वरण उत्पन्न होते हैं, इसमें एक विशेष प्रकार की त्वरण उत्पन्न होते हैं, उस त्वरण का नाम होता है अस्पर्शीय त्वरण, और इस अस्पर्शीय त्वरण को हम लिखते हैं AT लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? AT लिखते हैं, AT लिखते हैं। ठीक, हमने अभी डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ के आया, तो हमने क्या देखा, वेक्टर T इंटू वेक्टर V बराबर क्या, AT V और cos 0 डिग्री, यानी क्या, ATV। आप देखो यहाँ पर परिमाण, यहाँ पर इसका V का परिमाण क्या होगा, प्लस है परिमाण। अगर यहाँ पर आते तो क्या लिखते, VT और क्या V, लेकिन यहाँ तक अपोजिट है ना, तो थीटा का मान कितना, 180 डिग्री, तो लिखेंगे ATV और cos 180 डिग्री, मतलब क्या, माइनस ATV। यहाँ पर आपका क्या होगा, घट रहा है, यहाँ पर आपका V क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप देखना कि इसमें स्पर्शीय त्वरण की बात हो रही है, ध्यान देना, जब बल या त्वरण वेग की दिशा के समानांतर या प्रति समानांतर कार्यशील हो तो उपस्थित वेग का परिमाण में केवल परिवर्तन होगा, उनके दिशा में नहीं, उनके दिशा में नहीं। तो ऐसे त्वरण को हम कहते हैं स्पर्शीय त्वरण कहते हैं, इसे AT द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम बात करते हैं भाई वेग, वेग रियल में क्या है, वेग आपसे कोई पूछेगा वेग क्या है, तो भैया वेग का परिमाण, तो ये वेग का परिमाण यही ना है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा वेग का परिमाण, और दिशा तो बदलते रहेगी। तो कहता है वेग का परिमाण बदल जाएंगे, दिशा नहीं बदलेगी, ये बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं, ये दिशा नहीं बदल रहा है, यानी इसको वेग के परिमाण को हम क्या दूसरा नाम कहते हैं, चाल कहते हैं, चाल क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ ATV ये आपका क्या पॉजिटिव हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दूसरी बात, अगर यहाँ पर आप बात कर रहे हो तो यहाँ एंगल कितना बना रहा है भाई, 90 डिग्री। अब यहाँ जरा सोचो, ये आपका क्या है, AC, गुरुत्वीय त्वरण है, क्या गुरुत्वीय, गुरुत्व के अधीन। तो ये क्या है, केंद्र का अधीन है ना, एक केंद्र का अधीन है, हला मत करो, एक केंद्र का अधीन है। तो जब वस्तु बल या त्वरण समय के केवल एक क्षण के लिए वेग की दिशा का लंब होता है, एक क्षण के लिए किसी क्षण पर वेग की दिशा का लंब होता है, मतलब 90 डिग्री में बना रही है, तो केवल परिवर्तित वेग की दिशा उपस्थित होगी, जो ये जो परिवर्तित वेग की दिशा होगी वही उपस्थित होगी, लेकिन उनका चाल हमेशा नियत रहेगी। क्यों, जरा सोचो, यहाँ 90 डिग्री बन गया, आप जरा सोचो, आप बोलोगे AC इंटू क्या V, तो आप V लिखा तो आपने ACV और cos क्या 90 डिग्री, यहाँ वैल्यू क्या मिला, 0। यहाँ पर आप देखो, यहाँ वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। यानी आप जरा सोचो, यहाँ पर आपका ये दोनों का प्रोडक्ट हमको क्या मिला, यानी यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट क्या मिला, 0 मिला, 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 मिला। लेकिन ये चाल नियत रहेगी, इसका मतलब है वृत्तीय पथ पर किसी वस्तु की चाल नियत रहती है, लेकिन प्रत्येक क्षण उनकी दिशा बदलती है, उसका मतलब उसका वेग बदलता है, प्रत्येक क्षण उसका वेग बदलता है। तो उनका वेग बदलेगा, तो ऐसे त्वरण को हम बोलते हैं क्या, अभिकेंद्रीय त्वरण। ऐसे त्वरण का बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। तो ये इसका क्या बेसिक कंसेप्ट है, आप यहाँ समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ AC आपका क्या है, 0 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा गिलास पानी लाइए। तो इसका मतलब याद रहे, अगर AC आपका 0 हो जाए, ध्यान रखिएगा, चाल नियत, चाल नियत, वेग परिवर्तित, वेग परिवर्तित होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इससे क्लियर हो गया
कि अगर अब केंद्रीय बल क्या है, अब केंद्रीय त्वरण 0 है, तो कभी भी उसका स्पर्शीय जो त्वरण होगी, स्पर्शीय त्वरण क्या ए के बराबर होगी। अब जरा सोचो, इस ए को एक स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, तब वेग में परिवर्तन की दर बोलते हैं। लेकिन अगर 80 है तो किसी वस्तु के चाल में परिवर्तन की दर को स्पर्शीय त्वरण कहते हैं। यह चाल में परिवर्तन क्या होगा, चाल में परिवर्तन। तो जब किसी वस्तु के चाल में जो परिवर्तन होगी उसी को क्या कहेंगे हम, स्पर्शीय त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्शीय त्वरण। ये किसी क्षण पर कभी संभव नहीं हो सकता, किसी क्षण पर संभव नहीं हो सकता है। यहां एक कंसेप्ट समझिए, यहां पर नोट हम दूसरा ले रहे हैं, समझिए पहले बात को। सपोज कीजिए अगर कोई हमारे पास क्या है, गाड़ी है, ये मान लीजिए मेरी गाड़ी है, यही गाड़ी है। इस गाड़ी का वेग भी क्या है, त्वरण भी धनात्मक है और वेग भी क्या धनात्मक है। तो भाई इसका चाल जो होगा हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। चाल क्या होगा, चाल धनात्मक होगा। पहला बात। दूसरा बात आपने अभी जस्ट पढ़ कर आया है, यही डब्बा की बात है भाई, कि इसका त्वरण तो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इसका वेग क्या है, निगेटिव है। वेग क्या है, निगेटिव है, तो इसका चाल निगेटिव होगा। चाल क्या होगा, निगेटिव मतलब चाल कम होगा, इसका चाल कम बढ़ेगा। तीसरी बात है इसका त्वरण भी निगेटिव है और इसका वेग भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है। तो इसमें चाल क्या होगा, इसका चाल का जो परिमाण है क्या वो बढ़ेगा। ये दोनों स्थितियां पैदा होती हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।